हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आपके पेपर होने वाला है, एसएसटी का पेपर 2 मई को, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। टोटल जो इसमें 16 क्वेश्चन है, 4 पेजेस में प्रिंटेड है, उन सभी के कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए देखेंगे। और आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर्स आपके लिए यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपके पेपर बहुत ही शानदार हो। आपके जो 2 मई का पेपर आने वाला है बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करना है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन जो भी आपके मैप का है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें मिलने वाला है, मतलब सभी प्रश्नों के एकदम एग्जैक्ट आंसर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन ए में सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मद स्थायी पूंजी में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन फिक्स्ड कैपिटल। तो पहला ऑप्शन है भूमि, श्रम, कच्चा माल या भवन, यानी लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल या बिल्डिंग। तो अगर करेक्ट ऑप्शन आपने सी करा है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है, ये स्थायी पूंजी में शामिल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नगरीय क्षेत्र में अधिकतम बेरोजगारी का प्रकार पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या उपरोक्त सभी। यानी मैक्सिमम टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अर्बन एरियाज। सेजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट या सूटेबल अन ऑल, मतलब सूटेबल ऑल मतलब सारे। तो अपने करेक्ट ऑप्शन होगा जो अपने नगरीय क्षेत्र होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, उसमें शिक्षित बेरोजगारी, मतलब लोग पढ़े हुए हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित समूह को कितना अनाज दिया जाता है। हाउ मच फूड ग्रेन आर गिवन टू द टारगेट ग्रुप अंडर अंत्योदय योजना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अपने डी ऑप्शन 35 kg, 35 किलो ऑप्शन जो होगा अपने करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। यानी इफ़ यू वांट टू गो कवरत्ती ड्यूरिंग समर वैकेशन देन विच यूनियन टेरिटरी विल यू गो। आप कौन सी जो केंद्र शासित प्रदेश वहाँ जाएंगे। तो हम जाएंगे लक्षद्वीप। कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप, क्योंकि ये जो कवरत्ती है ना, ये लक्षद्वीप की क्या है, राजधानी है। तो क्या होगा ऑप्शन करेक्ट, जिन्होंने बी ऑप्शन टिक करा है एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अपने आंसर चेक करते रहिएगा कि कितने आपको आते हैं, आपकी प्रैक्टिस किस प्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। वॉट इज अ फीचर ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया। तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो ग्रीष्म मतलब दिन होंगे वो गर्म होंगे, ठंडी होगी रातें, ठीक है ना। मतलब हॉट डेज और कोल्ड नाइट ये कब होते हैं, ये अपने शीत ऋतु की विशेषता है। सर्दियों के अंदर दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपने एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। तो कौन सी नदी है। तो अपने करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोगों के लिए लोगों द्वारा यह कथन किसका है। वूज स्टेटमेंट इज दैट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल या ऑफ पीपल, किसका है। तो ये कहा था आपने अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? डी ऑप्शन होगा अब्राहम लिंकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। कौन सी नहीं है। तो देखिए डल झील, डल लेक ये मीठे पानी के हैं, नैनीताल और लोकताल ये सब मीठे के, लेकिन जो सांबर है, ठीक है ना, सांबर ये सॉल्टी वाटर के लेक हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन अपने इसमें करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से संसद का अंग नहीं है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन नहीं है, देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड प्रेसिडेंट। तो हम जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रधान राष्ट्रपति तो है, विधानसभा संसद का अंग नहीं है, ठीक है ना। तो अपने बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। भारतीय मूल प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने समाजवादी यानी सोशलिस्ट। इसके साथ और भी थे अपने, जिसमें आता है सेकुलरिज्म हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो समाजवाद उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। 1917 में रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा था। तो रूस का राजा कौन था। ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 हु वॉज रूलिंग रशिया। रशिया पे रूल कौन कर रहा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा अपने, जार निकोलस द्वितीय। कौन था, जार निकोलस सेकेंड, ठीक है। बी ऑप्शन अपने करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विच ऑफ दीज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अपने माउंट एवरेस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने फिलिप्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, जामुन के बीज का पाउडर रोग में सहायता करता है। जामुन सीड पाउडर हेल्प्स इन कौन से रोग में सहायता करता है, तो हम लिखेंगे डायबिटीज। डायबिटीज, ठीक है ना, ध्यान रखना डायबिटीज। और हिंदी में लिखेंगे हम मधुमेह। मधुमेह, ठीक है, मधुमेह रोग में, ठीक है। जामुन के जो बीज होते हैं उनका पाउडर मधुमेह रोग के इलाज में काम में आता है, डायबिटीज के काम में आता है, ठीक है। अगला है अपना, कर्क वृत्त के ऊपर में स्थित भाग कटिबंधीय है। जो द एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया है, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, नॉर्थ टेम्परेट, PRAT टेम्परेट जोन, ठीक है ना। और हिंदी में बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, कटिबंध यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, धुआंधार प्रपात नदी पर है। धुआंधार फॉल्स इज ऑन रिवर। कौन सी नदी पर है, तो ये अपने हैं नर्मदा रिवर पे। किस पे है, नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर लिख देंगे, नर्मदा नदी पर ये है, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये है अपने MP यानी मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, डैश विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डैश इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलेंगे, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा उसको हम बोलते हैं। और ये हाँ है कहाँ पर, ये अपने गंगा नदी पर और ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हिंदी में, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र पर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, कि अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब डैश ही है। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी फॉर मेजोरिटी ऑफ कॉमन पीपल। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, डैश क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। रीजन हैज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अदर रीजन। तो ऐसा कौन सा है जो बाकी क्षेत्रों की मदद करता है, तो बड़ा सिंपल है, कौन सा, तृतीयक। हिंदी में लिखेंगे तृतीयक,
तृतीयक यानी जिसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, वो अन्य जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है उनकी मदद करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनमें हेल्प कौन करता है, तो इंग्लिश में लिखेंगे टर्शरी, ठीक है ना, ठीक है, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन, यहाँ से अपने क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के शुरू होते हैं सेक्शन बी के अंदर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने लिए कि पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं, व्हाट आर द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन पालमपुर विलेज, ठीक है। इसका रिटर्न आंसर हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है ना, आपके लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीपीय में नदियों की 2 विशेषता बताने हैं अपने, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। फिर भारत की यामयुतर किसे माना जाता है, स्टैंडर्ड यामा किसको बोलते हैं, अरब सागरीय मानसून में सर्वाधिक वर्षा जो है किस भाग में होती है, ठीक है ना, इन विच पार्ट ऑफ अरेबियन सी रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द मानसून ब्रांच, ठीक है। फिर हमसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि कैरियोलियस फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने, भारत एक गणतंत्र शासन व्यवस्था वाला देश है, ये समझाना है। कंट्री है जो रिपब्लिक सिस्टम कैसे है, स्थायी और राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताना है, मतलब अब डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की नीतियों के जिस संस्था द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, मतलब पॉलिसी जो लेजिस्लेचर इंप्लीमेंट करता है उसका नाम बताना है। फिर अपने कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा कैसे होती है, यानी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सिटीजन टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स। फिर यदि आपका मित्र स्कूल जाते समय सीमेंट के कारखाने में काम करने के बाद, मतलब स्कूल जाने के बाद वो तो काम करता है, तो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। योर फ्रेंड हु वर्क्स इन अ सीमेंट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल टाइम इज एक्सपीरियंसिंग अ वॉयलेशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में आपको रेडिकल विचारधारा है उसके बारे में बताना है, राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजी। फिर है न्यूरेमबर्ग कानून के तहत अवांछितों को नागरिकों की तरह रहने का हक नहीं था, इसके बारे में बताना है, मतलब न्यूरेमबर्ग जो लॉ था उसके अनुसार जो समस्याएं थी वो बतानी है। और राइका समुदाय के बारे में बताना है, राइका कम्युनिटी राजस्थान में किस प्रकार से। तो इन सभी 13 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरे का पहला जो था जिसमें हमसे पालनपुर के बारे में पूछा कि पालनपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं, तो देखिए पालमपुर में कृषि के अलावा गैर कृषि क्रियाएं गतिविधियां जो शामिल थी उसमें आता है, ठीक है। ऊपर आपके लिए क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, नीचे अपने आंसर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पालमपुर में गैर कृषि डेयरी फार्मिंग था, ठीक है, लघु उद्योग था, दुकानदारी और परिवहन सेवाएं, ठीक है ना। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर अपने तीसरे का दूसरा जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, एक्सप्लेन हाउ टू करेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रायद्वीपीय नदियों की 2 विशेषता। तो देखिए पहले क्या विशेषता थी कि 12 मासी नहीं होती थी, मतलब पूरे साल भर नहीं चलती हैं, वर्षा पर निर्भर होती हैं, बारिश पर निर्भर रहती हैं, वे चौड़ी उथली घाटियों में बहती हैं और गोदावरी और कृष्णा नदियाँ इसमें प्रमुख है, मौसमी प्रवाह और ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। आपको अगर इसका उदाहरण पूछ लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी पेनिनसुलर रीजन की 2 रिवर्स, तो ये गोदावरी और कृष्णा हो जाते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे आर नॉट perennial and are rain fed. They flow in a broad, shallow valleys. Godavari and Krishna are two major rivers. They have seasonal flow and form deltas. ठीक है, ये आंसर लिख देंगे। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड यामा, मतलब स्टैंडर्ड यामयुतर के बारे में। तो देखिए भारत में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको बोला गया वो 82°30' है, और जगह देखिए ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू नैनी नियर इलाहाबाद, जो नैनी के पास इलाहाबाद से निकलती है, मतलब भारत की मानक यामयुतर जो है 82°30' पूर्वी देशांतर को माना जाता है, ठीक है। ये इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। फिर बोला गया था कि अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, अपने अरब सागर के मानसून से, तो कहाँ होती है, वेस्टर्न घाट्स पे होती है, ठीक है ना। कहाँ होती है, रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द अरेबियन सी मानसून ब्रांच, मतलब अरब सागर जो है अपने पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट पे जो ज़्यादा बारिश होती है वो अरब सागर से होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज कैरियोलस फोर्स, ये पूछा था हमसे कैरियोलस बल क्या है। तो द कैरियोलस फोर्स इज a fictitious force that deflects moving object due to the earth rotation,
मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो एक काल्पनिक बल उत्पन्न होता है उसे हम कैरियोलस फोर्स कहते हैं, कैरियोलस बल कहते हैं। कब होता है? जब पृथ्वी घूमती है, अपनी अर्थ रोटेट करती है, उस समय होता है। तो ये वस्तुओं पर लगता है। ये क्या होता है? यह हवा, विमान, पक्षियों जैसी वस्तुओं की दिशा को प्रभावित करता है, लेकिन उनकी गति को नहीं। मतलब उनकी कैसे घूम रही उसको प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसकी गति को बढ़ाना, तेज करना, ये इसके बस में नहीं है। मतलब द डायरेक्शन ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड, एयरक्राफ्ट एंड बर्ड्स बट नॉट देयर स्पीड। ठीक है ना, इफेक्ट करता है लेकिन उसकी स्पीड को नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे लिए था कि इंडियन जो लोक भारत में जो अपने रिपब्लिक सिस्टम है ना, वो किस प्रकार से हैं? गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रणाली भारत कैसे है? तो देखिए, इंडिया इज नोन एज ए रिपब्लिक कंट्री because the people of India elect the head of the state government. It is also incorporated of the Constitution of India. कहने का मतलब भारत के लोग गणतंत्र के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत के लोग राज्य के सरकार के प्रमुख का चुनाव करते हैं और इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया। मतलब भारत की जो गणतांत्रिक प्रणाली इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग, भारत के लोग ही भारत के जो नेता होते हैं, जो उनके शासन करने वाले प्रतिनिधि होते हैं, उनको चुनते हैं। बस सिंपल शब्दों में आपको यही आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका एक निर्धारित अवधि के लिए चुनी जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका दीर्घकालिक सरकारी अधिकारी होते हैं, ये लंबे समय तक के लिए रहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना आपको। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म while permanent executives are government officials serving for a long duration। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमसे पूछा था कि कानून और नीतियों को विधायिका द्वारा कानून जो बनाए जाते हैं उनको लागू करने को उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। भाई, जिस संस्था ने अपने लिए जो कानून बनाए उनको लागू करने, नीतियों को जो लागू करेगा उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। ये अपना 8वां प्रश्न था। 9वां देखते हैं अपने कि भारतीय संविधान में नागरिकों मौलिक अधिकार की रक्षा को कैसे सशक्त बनाता है। मतलब ये पूछा था कि अपने भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए संविधान नागरिकों को कैसे अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की अधिकार देता है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के नागरिकों को संवैधानिक उपचार, क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के माध्यम से अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है, जिसे इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति मिलती है। न्यायालय में निवारण के रिट जारी करने का अधिकार भी मिलता है। मतलब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सिटीजन टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स थ्रू द राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज। ठीक है, सॉरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये याद रखिएगा वर्ड कि आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स में अधिकारों का हनन होता है तो सीधा अपने लिए है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 ये प्रोवाइड करता है सबको अपने अधिकारों की सुरक्षा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10वां। आपका मित्र, मतलब मित्र स्कूल के बाद में सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है, तो कौन सा अधिकार उसका जा रहा है, कौन सा जो उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हो रहा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज बीइंग वायलेटेड, ऐसे आपको लिखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, रेडिकल यानी जिसको उग्रवादी विचारधारा कहते हैं उसके कैरेक्टर्स बताने। तो पहला देखिए, रेडिकल सपोर्ट सडन चेंज, उग्रवादी होते हैं अचानक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। अपोज ट्रेडिशनल नॉर्म्स, पारंपरिक मानकों का विरोध करते हैं। ये 2 उनकी बातें आपको आइडियोलॉजी लिखनी है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट 12वां प्रश्न था कि ये जो न्यूरेमबर्ग कानून के तहत अवांछित नागरिकों को जो अवांछित रूप से जीने का हक नहीं था, अधिकार नहीं था, उनको राइट नहीं था डिजायरेबल लाइफ जीने का, वो क्या था? इसके बारे में एक्सप्लेन। तो देखिए क्या था ये। न्यूरेमबर्ग कानूनों के तहत यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें अवांछनीय माना गया, जिसे उन्हें समाज में जीने का अधिकार नहीं था। मतलब बोलेंगे उनके नागरिकताओं के अधिकार से मतलब हुआ जो एक सिटीजन को राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, जैसे स्वतंत्रता रूप से अपना काम करना, ये सारे हक उनके छीन लिए गए थे।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंडर द न्यूरेमबर्ग लॉ ज्यूज वर डिनाइड सिटीजनशिप, नागरिकता छीन ली, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे वर डिप्रेव्ड और ऑफ सिविल राइट्स, वर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, देयर बाय दे डिप्राइविंग देम ऑफ द राइट टू लिव इन सोसाइटी। ठीक है, ये आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये हुआ कब था, इन न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ 1935 डिफ्राइड जूस एंड अदर सिटीजनशिप इन नाजी जर्मनी, जर्मनी के नागरिकों को ये 1935 में सामना करना पड़ा था इसका। ठीक है ना। अगला था आपने कि राइका रेबारी जाति के बारे में बताइए, तो देखो क्या लिखेंगे, राइका आर ट्रेडिशनल पोस्टल कम्युनिटी इन राजस्थान नोन फॉर कैमल हर्डिंग, तो राजस्थान में राइका जो है पारंपरिक पशुपालक एक समुदाय है जो मुख्य रूप से ऊंट के पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राइका किसके लिए, ऊंट के पालन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 4 से जो बाद में क्वेश्चन उनको देखते हैं। ये सेक्शन हमने बी तक कर लिया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपसे ये बोला गया है कि आपको इनके 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपके लिए, और ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं इनको हमने वापस पीछे लेके इनके आंसर भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो एक बार इन पे आप नज़र डाल सकते हैं कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन के लिए साधनों का प्रयोग कैसे हुआ। ठीक है, फिर आपके विचार में भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है, मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता, वर्साई संधि, स्टाइलिन, ठीक है ना, किशोर जनसंख्या, उपनिवेशिक काल क्या था, क्रांतिकारी सरकार, महिलाओं के सुधार की भूमिका, कौन से कानून लाए, लोकतांत्रिक सरकार और संविधान क्या है। तो हम 13 तक क्वेश्चन है उनके आंसर्स की अभी बात करेंगे, 4 से 13 तक, 4 to 13 तक। ठीक है, तो देखिए चौथा पहले अपने जिसमें हिंदी में बात करेंगे, हिंदी मीडियम के लिए फिर इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, लिखा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन का उल्लेख करें, ये पूछा था। तो देखिए अगर हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना 4 प्रमुख संसाधन चाहिए, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। भूमि यानी प्राकृतिक संसाधन, जल, खनिज आदि मिलते हैं। श्रम कुशल अकुशल श्रमिक होते हैं। पूंजी मशीनें उपकरण ये इसमें शामिल होते हैं। उद्यमिता यानी व्यवसाय को संचालित करने की क्षमता। ठीक है, फिर इंग्लिश में लिखेंगे मेंशन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। तो 4 मेजर यहाँ पे दे रखे हैं जो इसके प्रोडक्शन के जो पार्ट हैं वो क्या, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, मिनरल इसमें आता है, लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर आते हैं इसमें, कैपिटल जिसमें मशीनरी, टूल, रॉ मटेरियल आता है, और इंटरप्रेन्योरशिप जिसमें द एबिलिटी टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन हमारे ये था कि भारत में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला क्षेत्र कौन सा है जिसमें चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आंसर लिखेंगे भारत में अधिक रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन किस में, सेवा क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा किस में, सेवा क्षेत्र में, टर्शरी सेक्टर में है। ठीक है, अच्छा और इसमें भी कहाँ पे है, तो देखिए इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जिसको आईटी बोलते हैं, बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन और परिवहन जैसे में सबसे तेज़ी से विकास हो रहा है। ठीक है, जिसमें कुशल जो श्रमिक है उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। ठीक है, फिर देखते हैं अपने इसमें जो 5वां क्वेश्चन वो इस प्रकार से कि द सर्विस सेक्टर इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल। इस सर्विस सेक्टर को हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी या सर्विस सेक्टर। ठीक है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या आएगा, इट इंक्लूड्स आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये मेजर है और इसमें रैपिडली ग्रोइंग हो रही है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर छठा हमारा प्रश्न था कि कारण बताइए कि मनुष्यों के लिए जंगल क्यों आवश्यक है। तो देखते हैं कारण क्या है भाई, क्यों ज़रूरी है। तो एक तो ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं, जीव जंतुओं का आवास है वो, जल स्रोत का संरक्षण करते हैं, और लकड़ी, दवाइयाँ, अन्य संसाधन भी प्राप्त होते हैं, ये लिखना आपको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इस प्रकार से लिखेंगे क्या कि गिव रीजन वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन। तो प्रोवाइड ऑक्सीजन, मेंटेन क्लाइमेट, और आर हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, कंजर्व वाटर एंड प्रोवाइड वुड, मेडिसिन एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जिसमें हमसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि वर्साई की संधि की 4 शर्तों का वर्णन कीजिए। 4 शर्तें लिखिए। तो पहले देखिए वर्साई संधि हुई कब थी, तो 1919 में हुई थी। 4 चीज़ें मुख्य थी। जर्मनी को भारी युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जर्मनी को अपनी सेना सीमित करनी पड़ी, जर्मनी के कई क्षेत्र मित्र देशों को सौंप दिए गए, और लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। ठीक है,
जिसमें क्या हुआ कि जर्मनी को एक तो हर्जाना भरना पड़ा वर्साई संधि में, और अपनी सेना को लिमिटेड कर दिया, सेना छोटी कर दी बहुत ज़्यादा, और कई ऐसे क्षेत्र थे जर्मनी के जो मित्र देशों को सौंप दिए गए। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो वर्साई जो अपने ट्रीटी थी, वर्साइल ट्रीटी इन 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। जर्मनी हैड टू पे हैवी वॉर रिपार्टीशन। ठीक है, जर्मनी हैड टू लिमिट इट्स मिलिट्री फोर्सेस, लिमिट कर दी। जर्मनी लॉस्ट सेवरल टेरिटरीज टू एलाइड नेशंस, और द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये काम हुए थे अपने वर्साई संधि के दौरान। ठीक है, अगला देखते हैं स्टालिन का, कि स्टालिन ने फर्मों को संगठित करने का निर्णय क्यों लिया। तो देखिए, स्टालिन ने सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फर्मों की संगठित खेती करने का सोचा, ताकि उत्पादन बढ़ सके और राज्य को अनाज ज़्यादा मिल सके, किसानों पर नियंत्रण रख सके और सोवियत अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दे। ये इनका टारगेट था स्टालिन का। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे स्टालिन डिसाइड टू कलेक्ट फॉर्म्स। क्यों? स्टालिन ऑर्गेनाइज फॉर्म्स टू ऑपरेट प्रोमोट collective farming, increase agriculture production, and ensure more grain supply to the state. It was an attempt to control farmers and strengthen the Soviet economy. सोवियत इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये सारे कदम उठाए। नवा प्रश्न देखते हैं अपने, किशोर जनसंख्या और उसकी समस्याएं। देखिए, किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की आयु के लोग जो किशोर जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। इसकी प्रमुख समस्याएं कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है और बाल श्रम है। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में बोलेंगे कि एडोलसेंट पॉपुलेशन मीन्स एज्ड बिटवीन 10 to 19 ईयर्स आर कंसिडर्ड एज एडोलसेंट पॉपुलेशन। मेजर प्रॉब्लम्स, मेल न्यूट्रिशन, हेल्थ इश्यू, लेक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड चाइल्ड लेबर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी समस्याएं थी। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन पर क्या बदलाव आए। तो देखिए कि पहला हुआ कि उन्होंने पारंपरिक चरवाहों को वंचित कर दिया गया, पारंपरिक चरवाहों से वंचित कर दिया गया, करों का भुगतान करना पड़ा, उनको टैक्स भी देना पड़ा चरवाहों को, उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और उनके व्यवसाय में गिरावट आई। ये हुआ था। ठीक है, अगला इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, ड्यूरिंग, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द लाइव्स ऑफ शेपर्ड्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल शेपर्ड के साथ क्या हुआ, लॉस्ट एक्सेस टू ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, अपनी ज़मीन खो दी, हैड टू पे टैक्सेस, टैक्स लगा दिए, फेस्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, उनको इधर आने जाना स्वतंत्रता थी वो सीमित कर दी गई, सफर्ड इकोनॉमिक डिक्लाइन, और उन्हें व्यवसाय में उनकी कमी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 11th। महिलाओं के जीवन को सुधार के लिए सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए। विच लॉ हैज़ द गवर्नमेंट इनेक्टेड टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। क्या क्या बनाए, देखिए, पहला बनाया, बहुत सारे कानून बनाए हैं। ठीक है ना, पहला है द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, मतलब इसको बोलेंगे हम कि दहेज दहेज निषेध अधिनियम 1961। सेकंड बनाया द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वो बना 2005 में। फिर द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2003, मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिनियम, ये बना अपने 2013 में। फिर बना अपने द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में ही बन गया था ये तो। ठीक है ना, तो ये कुछ मेजर थे। इसमें होता है क्या, दीज लॉस, इनका उद्देश्य होता है एम टू प्रोवाइड सेफ्टी, इनसे सुरक्षा मिलेगी, इक्वलिटी, महिलाओं को समानता मिलेगी, राइट टू वुमेन इन इंडिया, ये महिलाओं के यहाँ पे अधिकार की बात करते हैं। अगला हमसे 12वां पूछा था कि स्पष्ट कीजिए कि लोकतांत्रिक सरकार में शासन सर्वोत्तम शासन होता है, लोकतांत्रिक है, मतलब जो अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं ना, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, मतलब लोकतांत्रिक सरकार ही सबसे अच्छी है, मतलब राजा वाली सरकार अच्छी नहीं है, लोकतांत्रिक लोगों का तंत्र जहाँ रहता है वो बढ़िया है। किस प्रकार से, तो देखिए, पहला लिखेंगे इसमें हम,
यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्या होगा? इट इंश्योर्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। लोगों के निर्णय लेने की क्षमता, इसमें लोग शामिल होते हैं, लोग ही चुनते हैं सरकार को, ठीक है। अगला है, सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इट प्रोवाइड इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन। थर्ड है, इट अलाउज पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यह लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने की भी अनुमति देता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये किस पे? अपने पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही पर आधारित होती है। इसमें जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है उसने जो वादे किए हैं वो तभी चुना जाएगा जब उसके वादे बेहतरीन लगे हो लोगों को, और अगर वो वादे पूरे नहीं करेंगे तो उसका नेक्स्ट टाइम नंबर नहीं आना है। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होती है, जिम्मेदारी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, यहाँ पे पारदर्शिता। इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोमोट्स जस्टिस। ये है जो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और न्याय को बढ़ावा देता है। फिर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इट्स जस्टिफिकेशन। संविधान क्या है, इसका औचित्य क्या है? तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज a set of fundamental principles that guide a nation। एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है, नियम है जो पूरे देश को संचालित करता है, मार्गदर्शन करता है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। और ये औचित्य इसका किस प्रकार है? देखिए, तो एस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ, कानून का राज चलता है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है। मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और इससे देश की यूनिटी, एकता और अखंडता बनी रहती है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे क्या कि कानून क्या है, संविधान क्या है? मौलिक अधिकारों के एक समूह है जो राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। ये सरकार की संरचना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। और संविधान का औचित्य क्या है कि कानून के शासन की व्यवस्था करता है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना इसका काम होता है। और लास्ट में पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। अगला अपने देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें अपने सेक्शन नेक्स्ट वाला आएगा डी सेक्शन, जिसमें आपको क्या कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? देखिए, डी सेक्शन, ठीक है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछे गए आपसे? राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने किन बातों का ध्यान देना चाहिए? व्हाट फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द राज्यसभा एरिया, ठीक है। और इसके और में दे रखा है, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या? आपको यहाँ और वाले क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। क्या है कि क्या भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और उसके अधिकारों की शक्तियों का वर्णन कीजिए। मतलब, इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, डिस्क्राइब इट्स राइट एंड पावर, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। फिर आपके है कि भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण को दूर करने को उपाय बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड गिव सजेशन टू रिमूव देम। और इसके और में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला है निर्धनता रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं, निर्धनता का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पॉवर्टी लाइन, व्हाट इफेक्ट डज पॉवर्टी हैव एंड पीपल्स लाइफ, क्या फ़र्क है। अब देखिए, फिर 8 प्लेसेस दे रखे हैं यहाँ पे आपको मैप में। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जयपुर है, थार का मरुस्थल है। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रखे हैं, ठीक है। लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, थार डेजर्ट है और जयपुर है। फिर और वाला दे रखा है, इसको भी हम मैप में देखने वाले हैं अभी, ठीक है ना। जिसमें अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट और दिल्ली, ठीक है। इन सभी को हम देखने वाले, ऊपर वाले क्वेश्चन देख के 15-16 उसके बाद में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने, ठीक है। 14वां क्वेश्चन अपने यहाँ से है, ठीक है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से देखते हैं अपने 14वें क्वेश्चन का अपने आंसर देखते हैं, जिसमें हमसे बोला है कि राज्यसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सुनिश्चित करने कारकों पर विचार कीजिए, ठीक है। और फिर बोला अपने को, ऊपर इंग्लिश में लिख रखा है आपने,
व्हाट फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू इंश्योर, ठीक है, क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया था। आंसर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि फ्री इलेक्शन कराने के लिए क्या होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट वोटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल कम अपॉर्चुनिटी एंड फॉर कैंडिडेट्स होना चाहिए, मतलब वोटिंग कराते समय एकदम अच्छा प्रोसीजर फॉलो हो, ठीक है, करप्शन नहीं हो, ब्राइबरी एंड रिश्वत लेना देना नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सभी कम्युनिटी के कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरी बाय द इलेक्शन कमीशन उनकी अच्छी स्ट्रिक्ट कहते हैं ना तगड़ा और सख्त कानून होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंश्योरिंग नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और प्रेशर, बाहर से कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए, इस प्रकार से। और हिंदी में लिखेंगे पारदर्शी मतदान प्रक्रिया होनी चाहिए, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी की रोकथाम होनी चाहिए, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा सख्त निगरानी होनी चाहिए, बाहरी प्रभाव के दबाव को रोकना चाहिए, ठीक है ना, ये इस प्रकार से लिख देंगे। और वाला जो क्वेश्चन है, क्या भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, इसके अधिकारों की शक्तियों का वर्णन करिए, तो इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट डिस्क्राइब राइट्स, ठीक है ना, तो देखिए यस स्वतंत्र तो है अपने, हाँ, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपने इंडिया में है, ठीक है। अब इसकी शक्तियाँ क्या है, तो इसके मेन तौर पे तो क्या है इसका काम, अपने चुनाव करवाना, तो कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, मॉनिटरिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की निगरानी करना, इन्फोर्सिंग इलेक्शन एंड लॉ, ठीक है, चुनाव कानूनों को लागू करना, फिर है क्या है डिसक्वालीफाइंग कैंडिडेट्स वायलेटिंग रूल्स, और फिर नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, ठीक है, डिक्लेयरिंग इलेक्शन रिजल्ट्स, फिर चुनाव परिणाम घोषित करना, ये सारे अपने इलेक्शन जो कमीशन होता है उसके काम होते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन है अपने कि एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया सजेस्ट टू रिमूव, मुख्य कारण क्या है गरीबी रेखा का और उसको हटाने का कारण बताइए, तो पहले इंग्लिश में देखते हैं कि मेन कारण है पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके सामने लिख रखा है एक एक लाइन पॉपुलेशन, ठीक है ना, कि मैनी पीपल डू नॉट हैव स्टेबल जॉब्स, ठीक है, फिर है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग कृषि पे निर्धारित हैं, ठीक है, लेक ऑफ एजुकेशन, कहीं पे शिक्षा की भी कमी है, करप्शन, ये। अब सजेशन, इसको हटाने के लिए क्या सजेशन देख सकते हैं, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्रमोट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कंट्रोल करप्शन एंड इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हिंदी में क्या लिखेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए लोगों के पास नॉर्मली अपनी चीज़ें होती नहीं है, तो इसके मेन कारण क्या होगी कि यहाँ पे हो गया ना, हाँ, मुख्य समस्याएं क्या होगी, कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा की अशिक्षा ज़्यादा होगी, समाज में भेदभाव, असमानता होगा, अपराध की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये पॉवर्टी लाइन वाला यहाँ सेम आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और 14 अपना था, ये 15, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपना लास्ट जो क्वेश्चन है जिसमें अपने को मैप में लोकेशन शो करनी है, तो एक जम्मू कश्मीर था, तो जे एंड के ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये थार का रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल, ठीक है, ये जो डॉट बना रखा है ये अपना जयपुर है, यहाँ पे दिल्ली दिखाएंगे दिल्ली को, ठीक है, और फिर है अपने ये जो यहाँ पे बना रखा है ये इसे बोलेंगे अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना, अरावली रेंज इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर अपने था जिसमें 8 टोटल लोकेशन थी, ठीक है ना, और वाले अथवा वाले मिला के, फिर एक अपना लक्षद्वीप था जो यहाँ पे आपको दिखा देना, ये लक्षद्वीप है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है अपना, पूर्वी घाट है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आपको अगर पूछते अरब सागर तो भी आप यहाँ लिख दे अ और ब, ठीक है ना, ए और बी ऐसे, अ से अरब सागर, बी से बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये क्या होता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ठीक है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी, याद रखना। अ और ब से, अ इधर आता है पहले जो आता है वो इधर, और इधर बाद वाला लिखा जाता है, ब बाद में आता है, तो अ पहले आता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से। तो ये मैप भी आपको अच्छे से तैयार करना है, आपके लिए हर टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेगा, सभी विषयों के मिलेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।